हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस देख रहे हैं, जिनके अध्याय दूसरा आज हमको देखना है, जिस अध्याय का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होगी, उसको हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं एवं शत्रु हैं। वो किस प्रकार से मित्र एवं शत्रु हैं, जो इस चैप्टर में हमको देखना है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे शुरू में हम देखेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में कि सूक्ष्म जीव क्या है। क्या कहता है दोस्तों? कुछ ऐसे जीव ही हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात जिसे हम केवल यंत्र की ही सहायता से देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे सूक्ष्म जीव। क्या कहेंगे दोस्तों? सूक्ष्म जीव कहेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो वर्षा ऋतु में कहता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले धब्बे से ढक जाती है। जो ब्रेड होती है या फिर रोटी जो सड़ने लगती है, उसकी सतह पे जो क्या होती है, सफेद काले धब्बे जो होती है, ढक जाती है। ये धब्बे को जब हम आवर्धन लेंस की सहायता से, आवर्धक जो लेंस होता है उसकी सहायता से देखते हैं, तो काले रंग की गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी जब सड़ती है, तो जब हम उसको आवर्धक लेंस से देखते हैं, तो हमें किस रंग की सूक्ष्म जीव की रचनाएं दिखाई देती है? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, काले रंग की सूक्ष्म जीव की रचनाएं दिखाई देती हैं। हम इस चैप्टर को इतने शॉर्ट में ले रहे हैं कि आपको कम समय में ये पूरे चैप्टर कवर हो जाए। तो चलिए हम आगे की पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि ब्रेड पर उगने वाले कवक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगी कि ब्रेड पर कौन से जीवाणु पनपती है, अर्थात सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो हम याद रखेंगे, ब्रेड पर कवक पनपते हैं, अर्थात ब्रेड पर उगने वाले कवक को हम क्या करते हैं, आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, अर्थात उसको हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, कवक को छोड़कर बाकी जो सूक्ष्म जीव है वो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देती है। इसी के कारण से सभी जीव जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये जो बिना सूक्ष्मदर्शी के जो नहीं दिखाई देते हैं, उन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल है। आगे हम देखेंगे चित्र 2.1 और 2.4 में इन सभी के बारे में दर्शाया गया है कि क्या होता है। उससे पहले हम एक और ले लेंगे, विषाणु, जिसको वायरस कहा जाता है, इसके बारे में कहता है विषाणु भी जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। विषाणु अर्थात वायरस क्या है, वो सूक्ष्म जीव है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, इस सब से क्या होते हैं, वे भिन्न होते हैं। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणज करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि विषाणु जो होते हैं केवल परपोषी में ही गुणज करते हैं, जबकि जीवाणु जो होते हैं पौधे तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में गुणज करते हैं। विषाणु जो होते हैं दोस्तों केवल परपोषी में ही गुणज करेंगे, जबकि जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, वे पौधे और जंतु दोनों की कोशिकाओं में गुणज करते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हम देखेंगे जुकाम, इन्फ्लूएंजा अर्थात फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सब क्या है, ये सब विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन कौन बताएं हम? जुकाम, फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सब क्या है, विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसके बाद कहता है कि अतिसार, मलेरिया। अतिसार एवं जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड, क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम जीवाणु के बारे में बात करें तो जीवाणु जो होते हैं 2 रूप का होता है। एक होता है स्पाइरल जीवाणु, जो इस चित्र में दिया गया है। दूसरा होता है छरनुमा जीवाणु, जो दिया गया है।
तो जीवाणु दो प्रकार की होंगे, एक तो स्पाइरल हो जाएगा और एक तो छरनुमा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल का भी दो होता है, एक क्लेमाइडोमोनास होता है, दूसरा होता है स्पाइरोगाइरा। अमीबा का भी, प्रोटोजोआ भी दो होता है, एक होता है इसमें अमीबा और एक होता है पैरामीशियम। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट सब, यही पॉइंट सब पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में कि अमीबा किस सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, तो हम इसको कहेंगे प्रोटोजोआ। इसके बाद यदि कवक की बात करें तो कवक में तीन होते हैं, एक होता है राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, दूसरा होता है पेनिसिलियम और तीसरा होता है एस्परजिलम। तीसरा क्या होगा? एस्परजिलम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव की बात करेंगे तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जैसे भी होते हैं जैसे शैवाल, कवक। ये रहते कहाँ है? तो ये जो है मुख्य रूप से बर्फीली शीत से उष्ण अर्थात गर्म स्रोत हर तरह के परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। हमने क्या बताया कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक अर्थात गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, रहते हैं, या मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। साथ ही यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये मनुष्य के और जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यदि ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। एक तो आपको दिया रहेगा अमीबा, तो इसका आंसर यही होगा। जबकि कवक जो होगा और जीवाणु वो हमेशा किस में रहेगा? समूह में रहते हैं। कवक और जो जीवाणु होते हैं दोस्तों वो हमेशा जो है वो समूह में रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि सूक्ष्म जीव जो है विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का इसका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में भी किया जाता है। किसका? सूक्ष्म जीव का उपयोग जो होता है दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। यह पॉइंट को भी याद रखिएगा। कहता है कि प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से अर्थात पुराने समय से ही, पहले से ही सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और दिया गया, देखते हैं। कहता है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सूक्ष्म जीवों का। जैसे यदि बात करें उदाहरण के लिए, कहता है कार्बनिक अवशिष्ट का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। कार्बनिक जो अवशिष्ट है जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, ये सब का जो होते हैं अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं जो हमें हानिकारक नहीं होता है वैसे पदार्थ को बनाते हैं। कहता है जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है? नाइट्रोजनों का स्थिरीकरण होता है। जीवाणुओं का उपयोग इतना ही नहीं होता है, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है और कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है। ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिससे हो पाता है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे। कहता है कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि दूध से दही में परिवर्तित कर देता है, अर्थात दूध से दही में परिवर्तित किनके द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। क्या हो गया आंसर इसका? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध जो होते हैं दही में परिवर्तित हो जाता है। वह दूध में जनन कर लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दूध में क्या करते हैं? जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु का उपयोग जो होते हैं पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, जबकि रवा, इडली एवं भटूरे जो होते हैं इनके महत्वपूर्ण संगठक जो होते हैं दही होते हैं। किसके? रवा के, इडली के और भटूरे के जो संगठक होते हैं वो क्या होते हैं? दही होते हैं। तो हमने देखें कि यहाँ पे ये फैक्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि दूध से दही में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद कहता है जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनते हैं। जीवाणु एवं जो यीस्ट होते हैं वो चावल के आटे के किण्वन में
सहायक होते हैं, जिससे क्या होते हैं, इडली एवं डोसा बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे, कहता है कि इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ये पॉइंट तो इतना अधिक इम्पोर्टेंट है कि कितना बार एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है कि इष्ट जो होते हैं श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस का निष्कासित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करती है। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, और गैस के जो बुलबुले होते हैं वो खमीर वाले जो होते हैं मैदे, उसका आयतन क्या करता है, बढ़ा देता है। या बेकिंग उद्योग में, बेकिंग जो उद्योग होता है, या बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। अब आपको पूछेगा कि ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग यदि बात किया जाए तो ध्यान दिया, कहता है बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का, शराब का एवं एसिटिक एसिड का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कहता है जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक जो शर्करा होते हैं उनमें ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब उत्पादन किया जाता है। उसमें जो होते हैं अल्कोहल द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, शराब का उत्पादन किया जाता है, जिससे एक प्रकार की गंध होती है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनता है। जब हम अल्कोहल उत्पन्न करते हैं तो उसमें एक प्रकार की गंध होते हैं, जो चीनी के अल्कोहल परिवर्तित होने के कारण बनता है। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिए, कहता है चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। चीनी के अल्कोहल में जो परिवर्तन होता है, यह जो क्रिया होती है वो किण्वन कहलाता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ये लुई पास्चर है, तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में क्या की, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें हम सूक्ष्म जीवों में औषधि का उपयोग, सूक्ष्म जीवों में किसका, औषधि का यदि उपयोग का बात करें तो हम देखेंगे औषधि का उपयोग मतलब प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक। तो यहाँ से आपको कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे, जो फैक्ट इस प्रकार होगी। सबसे पहले तो आपको जानना है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होता है क्या। तो प्रतिजैविक क्या होता है, तो ये एंटीबायोटिक जो होते हैं, सबसे पहले ये सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनके वृद्धि को रोकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, तो कौन, एंटीबायोटिक, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। केवल इतना ही पॉइंट यहाँ से देखना है आपको कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता क्या है। ये क्या करता है, बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, आजकल यदि बात करें जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, औषधि का उत्पादन हो रहा है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक निर्माण के लिए अर्थात बनाने में किस सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु और कवक। इसके बाद यहाँ से कुछ हम प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक की बात करेंगे, जिसमें हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है। ये तीन ठो जो है मुख्य रूप से एंटीबायोटिक है अर्थात प्रतिजैविक है, जिसका उपयोग वर्तमान में अभी किया जा रहा है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। और ये तीनों का जो उत्पादन होता है वो कवक और जीवाणुओं से किया जाता है, इसके बाद हम देखेंगे अलेक्जेंडर के बारे में। कहता है सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु के वृद्धि को रोकने के लिए फफूंद से पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई। ध्यान रखिएगा, हम क्या बताएं, हम बताए हैं कि सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं के वृद्धि को रोकने के लिए अर्थात जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए फफूंद से पेनिसिलिन नाम की दवा बनाई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। कहता है
पशु का आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु के जो आहार होते हैं और कुक्कुट आहार जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। और इससे क्या होता है, पशु में जो सूक्ष्म जीव का संचरण होता रहता है वो रोकना होता है। और इतना ही नहीं, प्रतिजैविक का उपयोग पौधों के रोग नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। पौधों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए भी प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। अब इस पॉइंट को हम देखते हैं। कहता है डॉक्टर के सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए अथवा उस दवा का कोर्स भी पूरा करनी चाहिए। बिना दवा मैंने बिना डॉक्टर की सलाह लिए ही एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक जो दवाइयाँ हैं वो नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर के सलाह से ही ये दवाइयाँ क्या होनी चाहिए, लेनी चाहिए। ठीक है, और पूरा जितना भी वो उसका कोर्स बताया जाए वो पूरा करनी चाहिए। इसके बाद और देखेंगे हम इसमें से कुछ चिने गुने पॉइंट जो हैं। कहता है सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावित नहीं है। जब सर्दी हो जाए या जुकाम हो या फ्लू हो तो प्रतिजैविक दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रोग जो है मुख्य रूप से विषाणु से होती है, जीवाणु से नहीं होती है। खास करके जीवाणु से जो होने वाली दवाई है उसमें आवश्यकता होती है। इसके बाद हम वैक्सीन देखेंगे, परिरक्षक जिसको हम कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करना होता है, जिसको हम क्या करते हैं, टीका, जिससे हमको क्या होता है, टीका लगाया जाता है, जिसको हम वैक्सीन कहते हैं। जो मुख्य रूप से अब यहाँ पे देखेंगे टीका, टीका कार्य करता है किसमें, तो हैजा। टीका किस किस बीमारियों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है, हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, इस सब को क्या दिया जाता है, वैक्सीन अर्थात टीका दिया जाता है। सबसे पहले यदि यहाँ पे बात किया जाए, ये पॉइंट सबसे फैक्ट जो है पूछा जाता है। कहता है एडवर्ड जेनरल ने चेचक के लिए 1798 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जो जनरल थे, उन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की क्या की थी, खोज की थी। तो पहले बताइए टीका किस किस बीमारियों के लिए उपयोगी है, हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस और पोलियो। इसके बाद ये पॉइंट सबको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे पॉइंट यदि हम बात करें, कहता है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो मिट्टी में उर्वरकता में वृद्धि में सबसे पहले हम देखेंगे, कहता है जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, अर्थात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल ये वायुमंडल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पर्यावरण की शुद्धिकरण। पर्यावरण की शुद्धिकरण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी ये पॉइंट पूछे जाते हैं कि आपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियां का कचरा एकत्र करके उसमें निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितने भी पत्तियां हो, फल हो, सब्जियां हो, उसको एकत्र करके एक गड्ढे में डालना चाहिए। कुछ समय के बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, यह खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यही सब दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट में होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रोगाणु के बारे में। रोगाणु अर्थात रोगजनक। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव को, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको रोगाणु अथवा तो रोगजनक कहते हैं, जो भोजन, कपड़े या चमड़े वस्तुओं से संदूषित कर देते हैं। तो हम समझ गए कि रोगाणु या रोगजनक किसको कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करने वाले हो, जो सूक्ष्म जीव क्या होंगे, रोग उत्पन्न करने वाले होंगे, उसको रोगाणु या रोगजनक हम कहेंगे। जो भोजन से या सांस से या पेयजल से हमारे शरीर में क्या होगा, प्रवेश करेगा, ये सब होगा रोगजनक। जिसमें कुछ होगा संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या किसको कहते हैं, तो हम देखेंगे। कहता है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसको हम कहते हैं संचरणीय रोग, संचरणीय रोग कहते हैं। हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये सब क्या है, मुख्य रूप से संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग मतलब क्या समझे, कि सूक्ष्म जीव ऐसे रोग में होना चाहिए जिसमें सूक्ष्म जीव क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अर्थात कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, इसको हम कहेंगे संचरणीय रोग।
इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ से कुछ पॉइंट तो आपको पूछा जाएगा। रोगवाहक का कार्य, तो जो रोगाणु, सबसे पहले आपको पूछेगा कि रोगवाहक किसको कहा जाता है। तो घरेलू जो मक्खी होता है उसको रोगवाहक कहा जाता है। घरेलू मक्खी को क्या कहा जाता है, रोगवाहक कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि मलेरिया परजीवी को, तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसको मलेरिया परजीवी कहा जाता है, जो होता है मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एडिस मच्छर जो होता है डेंगू वायरस का वाहक है। ये पॉइंट सब याद रखिएगा, मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस का क्या है, वाहक है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इसको याद रखना होगा। सबसे पहले मानव रोग, मानव में होने वाले रोग की चर्चा है। कहता है क्षय रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु से होगा। क्षय रोग जीवाणु से उत्पन्न होती है, ये जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। खसरा वायरस के कारण होती है, ये भी वायु के माध्यम से संचरण करती है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होती है, जो वायु या सीधे संपर्क से होती है। पोलियो वायरस के कारण होती है, जो वायु या जल के द्वारा संचरित होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो उपाय है बचाव का, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण लगवाना चाहिए। इसके बाद कहता है हैजा जीवाणु के कारण होता है, यह जल और भोजन के द्वारा फैलता है। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, यह भी जल के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, ये जल के द्वारा फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, जो मच्छर के कारण फैलता है। ठीक है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट को आप देखेंगे, कुछ पॉइंट हमारा इस प्रकार है। कहता है कि रोबोट कोच के बारे में देखेंगे। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। याद रखिएगा, कहता है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट यदि हम बात करें, तो कहता है एंथ्रेक्स रोग जो होता है, कौन रोग, एंथ्रेक्स रोग, ये जो होते हैं मनुष्य एवं मवेशी में होने वाले भयानक रोग हैं, जो जीवाणु द्वारा होता है। आपको पूछेगा एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, कौन जीवाणु के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण, तो कहेंगे हम जीवाणु के कारण। और गाय के खूर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गाय में खूर एवं मुंह का जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है, जबकि एंथ्रेक्स रोग जो मनुष्य एवं मवेशी में होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। अब कहता है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, तो पौधों में भी जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि में भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से रोग होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। कहता है कि नींबू कैंसर, नींबू जो कैंसर है ये जीवाणु द्वारा होता है, ये वायु के द्वारा संचरित होती है। गेहूं की रस्ट कवक द्वारा होता है, वायु एवं बीज दोनों द्वारा संचरित होती है। भिंडी की जो पीत होती है वो वायरस के द्वारा होती है और कीट के द्वारा यह संचरित होती है। इसके बाद हम खाद्य विषाक्तता के बारे में देखेंगे। कहता है इसमें हमको कुछ पॉइंट याद रखना होगा। खाद्य विषाक्तता में कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है, अर्थात कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम खाद्य प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। प्रोडक्शन में हम कुछ ऐसा पॉइंट देखेंगे जिसमें हम नमक एवं खाद्य तेल यहाँ से देखेंगे। कहता है कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। अतः नमक और खाद्य तेल को परिरक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। और ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड समान परिरक्षक है। समान परिरक्षक की जो बात किया जाए तो सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो होते हैं समान परिरक्षक है। साथ ही कहता है जेम और एस्केवेस बनाने में रसायनों का उपयोग कर उन्हें संदूषित होने से बचाता है। इसके बाद यदि बात करें नमक द्वारा प्रोडक्शन, तो नमक द्वारा किसको किया जाता है, तो मांस एवं मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है। किसके द्वारा, नमक के द्वारा। साथ ही आम, अमला या इमली का प्रोडक्शन भी किया जाता है। चीनी प्रोडक्शन में देखें तो चीनी का परिरक्षण जो होता है वो जैम, जेली
एस्केवेस, इस सब के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। तेल व सिरके द्वारा प्रोटेक्शन की बात करें तो तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने में किया जाता है। उतना ही नहीं, सब्जियां, फल, मछली, मांस का प्रोटेक्शन भी से किया जाता है, गर्म एवं ठंडा करके। गर्म एवं ठंडा करके, तो इस विधि में थोड़ा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिसको पाश्चरीकरण कहा जाता है। कहता है पाश्चरीकृत दूध को उबाले, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होती है। पाश्चरीकृत जो दूध होती है उसको बिना उबाले ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों से मुक्त होती है। इसके लिए क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने ही पाश्चरीकरण की खोज की थी, ठीक है, इसीलिए इसको पाश्चरीकरण कहा जाता है। इसके बाद है भंडारण एवं पैकिंग। कहता है आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए जाते हैं, पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में रोकथाम के लिए उचित होती है। इसके बाद कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखना है कि राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद कहता है लैंगयूम पौधा, दलहन जिसको कहते हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। लैंगयूम जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। राइजोबियम लैंगम्यूर पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं। राइगोजियम जो होते हैं, राइजोबियम, वो लैंगम्यूर पौधे की ग्रंथियों में होती है, साथ ही सेम और मटर जैसे सहजीविता में भी पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो नाइट्रोजन को जो होते हैं वो स्थिरीकरण जीवाणु और नील हरे शैवाल के द्वारा भी किया जाता है, आपको हम पहले बताए हैं। इसके बाद आपको इसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, अब इस पॉइंट को समझना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कहता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। इसके बाद फिर जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। पुनः मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन को यौगिकों में